नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निक्की और आप देख रहे हैं निक्की स्टाइल। आज हम बात करने वाले हैं गोलमेज सम्मेलन के बारे में। ये जो गोलमेज सम्मेलन है, इसका भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये गोलमेज सम्मेलन क्यों आयोजित किए गए थे? भारत की जनता को इस गोलमेज सम्मेलनों से आखिर क्या लाभ हुआ? ये सारे सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। इस वीडियो में हम लोग तीनों गोलमेज सम्मेलनों को सम्मिलित रूप से समझने का प्रयास करेंगे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर सन 1930 से 19 जनवरी सन 1931 तक लंदन में सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था। इसका उद्घाटन जॉर्ज पंचम ने किया। इसकी अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा की गई थी। लंदन में आयोजित हुआ प्रथम गोलमेज सम्मेलन अर्थात यह पहली ऐसी वार्ता थी जिसमें ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीयों को समानता का दर्जा दिया गया था। 27 मई सन 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रस्तुत की हुई राजनीतिक संगठन की सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया गया था। कांग्रेस के प्रमुख नेता जेल में थे। ब्रिटिश सरकार में निराशा और असंतोष के वातावरण में नवंबर सन 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया था। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, आगा खां, मोहम्मद अली जिन्ना एवं केटी पाल प्रमुख थे। इस सम्मेलन में भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन था और ब्रिटिश के पीएम मैकडोनाल्ड। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में लगभग 89 मेंबर्स ने भाग लिया था, जिनमें 30 ब्रिटिश राजनीतिक दलों से व 76 भारतीय, जिनमें 16 भारतीय नरेश थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक भी व्यक्ति ने भाग नहीं लिया था। बेल्सफोर्ड के अनुसार सेंट जेम्स पैलेस में भारतीय नरेश और दलित वर्ग, हिंदू, सिख, ईसाई, जमींदार, श्रमिक संघ, वाणिज्य संकाय संघों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे, लेकिन भारत माता वहां सम्मिलित नहीं थी। ये बेल्सफोर्ड का कहना था। सम्मेलन में भारतीय नरेशों ने अखिल भारतीय संघ की स्थापना के लिए ब्रिटिश भारत में सम्मिलित होने का प्रस्ताव कर सबको चकित कर दिया। मुस्लिम प्रतिनिधियों ने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग रखी थी। इसी तरह डॉक्टर अंबेडकर ने भी दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी, लेकिन उपस्थित प्रतिनिधियों में एकता का भारी अभाव था। इस सम्मेलन के निष्कर्ष बाद में प्रकाशित हुए, जिसके द्वारा ब्रिटिश सरकार अखिल भारतीय संघ का निर्माण, प्रदेशों में पूर्ण उत्तरदायी शासन और केंद्र में द्वैध शासन पर सहमत हुई। जनवरी सन 1931 में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने कहा कि कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन की कार्यवाही को मान्यता देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इसमें भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व नहीं है। लॉर्ड इरविन ने 26 जनवरी सन 1931 को गांधी जी को जेल से रिहा कर देश में सौहार्द का वातावरण उत्पन्न करना चाहा। तेज बहादुर सप्रू जयकर के प्रयत्नों से गांधी जी और लॉर्ड इरविन के मध्य 17 फरवरी से दिल्ली में वार्ता आरंभ हुई। 5 मार्च 1931 को 1 फरवरी से दिल्ली में वार्ता आरंभ हुई। 5 मार्च 1931 को एक समझौते पर हस्ताक्षर हुई, जो गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर सन 1931 तक चला था, यह सम्मेलन भी लंदन में ही हुआ था। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था, जिसमें कांग्रेस की ओर से नेतृत्व महात्मा गांधी कर रहे थे। कांग्रेस कार्य समिति की महिला सदस्य सरोजनी नायडू थी। राष्ट्रीय दल के प्रतिनिधित्व मदन मोहन मालवीय किए और दलित वर्ग के प्रतिनिधित्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कर रहे थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की मुख्य समस्या संघीय ढांचे और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के सर्वदलीय मंत्रिमंडल में अनुदारवादियों का बहुमत था। अनुदारवादियों ने सैमुअल हक को भारत मंत्री और लॉर्ड विलिंगटन को भारत का वायसराय बनाया था। गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन राजपूताना जहाज से 12 सितंबर को गए थे। यह सम्मेलन सांप्रदायिकता के कारण असफल रहा। गांधी जी जब सम्मेलन में जा रहे थे तो इसी समय फ्रैंक मॉरिस ने गांधी जी के बारे में कहा, अर्धनंगे फकीर की ब्रिटिश प्रधानमंत्री से वार्ता हेतु सेंट जेम्स पैलेस पर सीढ़ियां चढ़ने का दृश्य अपने आप में अनोखा एवं दिव्य प्रभाव उत्पन्न करने वाला था। दिल्ली समझौते के आधार पर गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधित्व के रूप में थे। गांधी जी ने भारतीय संवैधानिक सुधारों के लिए बुलाए जाने के कारण दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। महात्मा गांधी जी डॉक्टर जैसे राष्ट्रवादी मुसलमानों को भी कांग्रेस की तरह से शामिल करना चाहते थे, लेकिन वह इनके लिए सहमत नहीं हुए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कुल 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। हिंदू बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधियों ने उत्तरदायी सरकार की मांग की, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना और आगा खान ने इसका विरोध किया। मुसलमानों के अतिरिक्त अंबेडकर ने अनुसूचित जाति के पृथक निर्वाचन
मंडल की मांग की थी और गांधी जी ने अनुसूचित जाति को हिंदू समाज का अभिन्न अंग बताकर इसका विरोध किया था। अलग निर्वाचन मंडलों की मांग अब न केवल मुसलमान बल्कि दलित जातियों, भारतीय, ईसाइयों, एंग्लो इंडियन और यूरोपियन भी करने लगे थे। 13 नवंबर को यह सब समूह संयुक्त कार्यवाही के लिए अल्पसंख्यक समझौते के रूप में एकजुट हो गए। गांधी जी इससे बड़े दुखी हुए। इस सम्मेलन में भारतीय संघ की रूपरेखा पर विचार विमर्श कर भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की बात की गई और अनेक प्रतिनिधियों ने केंद्र में द्वैध शासन अपनाने की बात की थी। गांधी जी के जोरदार वकालत के बावजूद ब्रिटिश सरकार में तुरंत औपनिवेशिक स्वराज देने की बात स्वीकार नहीं की और इस तरह से 1 दिसंबर सन 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन बिना किसी ठोस निर्णय के ही समाप्त हो गया। 28 दिसंबर 1931 को भारत पहुंचने पर स्वागत के लिए आई भीड़ को संबोधित करते हुए गांधी जी बोले, मैं खाली हाथ लौटा हूं, लेकिन अपने देश की इज्जत को मैंने पट्टा नहीं लगाने दिया। इस तरह वापस आकर गांधी जी ने सन 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू किया, लेकिन उनके लौटने तक भारत के राजनीति परिदृश्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन आ चुके थे। लॉर्ड इरविन के स्थान पर वायसराय की कुर्सी पर लॉर्ड विलिंगटन विराजमान थे और लॉर्ड विलिंगटन गांधी इरविन पैक्ट में हुई भूल को सुधारने के लिए और उस पैक्ट के द्वारा कांग्रेस और गांधी की प्रतिष्ठा में हुई वृद्धि को समाप्त करने के लिए आतुर थे। इस स्थिति में एक तो भारत सरकार ने गांधी इरविन समझौते का उल्लंघन करना जारी रखा और दूसरी ओर इसकी पूरी तैयारी कर ली गई कि किसी भी नए आंदोलन का दमन G.A. लॉक शब्दावली में सिविल मार्शल लॉ द्वारा किया जाए। इसका मूल मंत्र इमर्सन के शब्दों में यह था कि एकदम कड़ा प्रहार किया जाए। नई नीति का ही परिणाम था कि 28 दिसंबर 1931 को गांधी के भारत आने से पूर्व ही जवाहरलाल नेहरू और आगा और खान अब्दुल गफ्फार खान जैसे नेता जेल में बंद थे। गांधी ने वायसराय से मिलना चाहा, लेकिन वायसराय ने गांधी से मिलने से इनकार कर दिया। इस प्रकार द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। इसी कड़ी में हम बात करेंगे तृतीय गोलमेज सम्मेलन, जो 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर सन 1932 तक चला। यह भी लंदन में ही हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विरोधी भारत सचिव सर सैमुअल हक थे। इस सम्मेलन में प्रतिनिधियों की संख्या 46 थी। सरकार विरोधी लोगों को तृतीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं किया गया था। तीनों सम्मेलनों के दौरान इंग्लैंड का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड था। इस सम्मेलन के समय भारत के सचिव सैमुअल हक थे। भारतीय राजनीति परिदृश्य की गतिविधियों से आबद्धित ब्रिटिश सरकार ने अपना संवैधानिक सुधारों का कार्य जारी रखा। अधिकांश प्रतिनिधित्व उदारवादी और सांप्रदायिक थे। दर्ज लैंसबरी के नेतृत्व में इंग्लैंड की लेबर पार्टी भी सम्मेलन में सम्मिलित हुई थी। 24 दिसंबर सन 1932 को तृतीय सम्मेलन की समाप्ति पर एक श्वेत पत्र जारी किया गया था। तीनों गोलमेज सम्मेलनों की समाप्ति पर ब्रिटिश सरकार द्वारा जो श्वेत पत्र जारी किया गया था, इसमें तीनों गोलमेज सम्मेलनों के निर्माण को प्रकाशित किया गया था। इसे व्हाइट पेपर भी कहते हैं। इस संयुक्त समिति की रिपोर्ट के आधार पर सैमुअल हक द्वारा 19 दिसंबर सन 1934 को भारत शासन विधेयक ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया। 3 अगस्त 1935 को ब्रिटिश सम्राट ने भारत को अपनी सम्मति दे दी। यह विधेयक भारत शासन अधिनियम 1935 के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था और तो और भारत में कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। इस तृतीय गोलमेज सम्मेलन में विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को देशद्रोही फकीर कहा था। इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भारत से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भाग लिए थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा गोलमेज सम्मेलन में दलित वर्ग के उत्थान के लिए प्रयास किया गया था।